गुड इवनिंग एवरीवन। निफ्टी का हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम का एनालिसिस देख लेते हैं कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक हमारा ट्रेडिंग। सबसे पहले वन डे का टाइम फ्रेम में आते हैं। ग्रीन कैंडल बना हुआ है और जो कैंडल का फॉर्मेशन है वो S1 प्रीवियस मंथ लो के बीच में है, मतलब ये कुल मिला के सपोर्ट जोन पे है। जैसे ही ये सपोर्ट जोन से ऊपर चला जाएगा हमारा टारगेट सीधा CPR आ जाएगा, मतलब ये अब बड़ा मोमेंटम होने वाला है। ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो अच्छा खासा मोमेंट हो सकता है। अभी जिस पोजीशन पे है वो एक खुद सपोर्ट जोन पे है, तो सपोर्ट जोन टूटने का वेट करेंगे हम अपसाइड में। फिलहाल 20 EMA से नीचे है वीवैप, तो अभी भी ये एक डाउन ट्रेंड में ही है, अप ट्रेंड नहीं आया है। कोई कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसा नहीं बना है जो अपसाइड का मोमेंटम दे। 17 अक्टूबर का कैंडल बहुत बड़ा साइज का बना था और इसके बाद का जो कैंडल है वो गैप डाउन होकर के इसके 50% के आसपास ही क्लोज दिया है, ये थोड़ा सा कम है। अगर ये 18 अक्टूबर का कैंडल प्रीवियस कैंडल के 50% से ऊपर क्लोज हो जाता तो ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न होता और ये अपसाइड में एक मूवमेंट का एक इशारा होता। पियर्सिंग लाइन पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये नहीं बन पाया है अभी फिलहाल के लिए, तो हम अभी न्यूट्रल 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। जैसा कि आपको पता है जब भी नैरोएस्ट CPR होता है उसका मोमेंटम बहुत फास्ट होता है और अगर उसमें मोमेंटम नहीं हुआ तो वो मोमेंटम नेक्स्ट CPR में शिफ्ट हो जाता है। पिछला हफ्ता नैरोएस्ट CPR था, इसका मोमेंटम इनसाइड रेंज के ही अंदर रहा है। इनसाइड रेंज क्या होता है? R1 प्रीवियस वीक हाई और S1 प्रीवियस वीक लो के बीच में इनसाइड रेंज है, और R1 प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है या S1 प्रीवियस लो के नीचे उतरता तब हम आउटसाइड रेंज में चले जाते हैं। ये पूरा हफ्ता पिछला पूरा का पूरा इनसाइड रेंज में मूवमेंट किया था। अब ये इसका मोमेंटम नेक्स्ट CPR में शिफ्ट हो जाएगा, तो अगला हफ्ता नैरो CPR का है। तो जैसे ही CPR के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनेगा 20 EMA की लाइन को वीवैप क्रॉस करके ऊपर आ जाएगा और जैसे ही ऊपर आता है अब ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब 25,880 का जो लेवल है वो एक मेक और ब्रेक वाला जगह है। डिसेंडिंग CPR है तो CPR के नीचे क्लोज देगा तो वो S1 प्रीवियस वीक लो पे आ जाएगा, और अगर CPR से बुलिश कैंडल बनेगा तो वो R1 तक चले जाएगा, और जैसे ही R1 प्रीवियस वीक हाई को ब्रेक करता है कैंडल तो आपको सीधा सीधा R2 लेवल मिल जाएगा। अगला हफ्ता बहुत अच्छा मोमेंट आने वाला है। अब हम चले जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे प्रीवियस डे देख लेते हैं क्या हुआ था। प्रीवियस डे का CPR डिसेंडिंग था और वाइडर CPR था। जब S1 प्रीवियस डे लो और R1 प्रीवियस डे हाई का रेंज बहुत चौड़ा हो तो वहां पे प्राइस अटकता है। पहला कैंडल रेड बना था और ये S1 प्रीवियस लो के रेंज को ब्रेक कर दिया था नीचे की तरफ में, बट S2 लेवल जा नहीं पाया। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि इस जगह पे तो कुछ नहीं है, S1 के नीचे S2 के बीच में यहाँ पे तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं, आप लोग को अगर हेकिनाशी पता है तो अगर हेकिनाशी लगाएंगे आपको क्लियर पता चलेगा कि यहाँ क्यों रुका। हेकिनाशी में S1 ब्रेक किया, S2 आया और S2 से ऊपर गया तो ये पूरा CPR पे आकर के यहाँ अटक गया। हालांकि हेकिनाशी एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो एवरेज प्राइस को दिखाता है, रियल प्राइस को नहीं दिखाता, लेकिन कभी कभी ये एक्यूरेट परफॉर्म करता है। अगर हम इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में वॉच करें तो ये CPR से रिटर्न होकर के S1 प्रीवियस वीक लो पे आके सपोर्ट लिया था। कुछ लोग हेकिनाशी के बेस पे ट्रेड करते हैं तो इस वजह से हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया। हम जैपनीज कैंडल स्टिक के बेस पे ही डिसीजन लेंगे। जैसे ही 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम आते हैं निफ्टी में, डिसेंडिंग CPR बना हुआ था, S1 प्रीवियस लो के नीचे एक रेड कैंडल बना। अब यहाँ पे वीवैप की लाइन नीचे है, 20 EMA की लाइन ऊपर है। प्राइस हमेशा 20 EMA को टच करने की कोशिश करता है। जैसे ही नीचे गया और यहाँ से एक बुलिश कैंडल बना करके वीवैप को वापस ब्रेक कर दिया, हमको अपना नेक्स्ट टारगेट क्या ले लेना है? 20 EMA, यानी कि एंट्री कहाँ हो जाएगी 9:30 पे और प्रॉफिट कहाँ पे बुक हो जाना है? 20 EMA पे। फिर ये रिटर्न हुआ, क्योंकि जब 20 EMA और वीवैप के बीच में प्राइस फंस जाता है तो साइडवेज होता है, और जैसे ही वीवैप और 20 EMA के ऊपर प्राइस निकला वैसे इसका मोमेंटम स्टार्ट हो गया। वाइडर CPR था इसलिए धीरे धीरे करके गया। इस कैंडल पे 10:25 का कैंडल क्लियरिटी दे रहा था कि अब अपसाइड में जाना है। यहाँ पे डेज ओपन के भी ऊपर चला गया प्राइस, वीवैप के भी ऊपर चला गया और 20 EMA के भी ऊपर चला गया। जब ये तीनों एक साथ मिल जाए आपका ट्रेड अप साइड के लिए हो जाना, और जब ये तीनों निगेटिव साइड में दे तब आपका डाउन साइड के लिए ट्रेड बन जाना। तो हम क्या बोलते हैं कि जब भी CPR में 10 बजे से पहले पहले अगर इनसाइड रेंज में घुस जाता है तो उसका
टारगेट क्या होता है, सीपीआर। अब ये वाला कैंडल 10:30 बजे एंट्री कर रहा है अंदर, प्रीवियस डे लो के ऊपर में कैंडल का क्लोजिंग हुआ, लेकिन ये 10 बजे के बाद हो रहा है, इसलिए ये ना थोड़ा सा वापस आकर के फिर से गया है। अगर यही कैंडल 10 बजे से पहले पहले अगर इनसाइड रेंज में घुस जाता तो तुरंत तुरंत सीपीआर मिल जाता, इसलिए यहाँ पे टाइम लगाया। तो यहाँ पे आया प्राइस, ये पिछला क्लोजिंग इसी जगह था, तो इस जगह पे आकर के फिर से एक रिजेक्शन लिया और फिर 20 पे सपोर्ट लेकर के वापस बाउंस करके सीपीआर तक गया है। तो सीपीआर में 3 लाइन होती है, तो हमेशा अगर वाइडर सीपीआर है, लोअर लाइन आता है, हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर यहाँ पे एंट्री किए हैं इस कैंडल या यहाँ पे, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वापस आएगा फिर से एक बुलिश कैंडल बना देते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जैसे कि 11:25 पे हुआ, वैसे ही आपकी एंट्री हो जानी है और नेक्स्ट टारगेट आपका सीपीआर का लोअर लाइन होगा। अगर डिसेंडिंग सीपीआर है तो ऐसे केस में सीपीआर के अंदर का पोजीशन को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कई बार वो 20 को वापस ब्रेक करके नीचे आ जाए। वाइडर सीपीआर में सीपीआर के अंदर न्यूट्रल जोन रहता है, इसलिए ट्रेड करने से बचना चाहिए। ये इसलिए वापस ऊपर चला गया क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इस जगह पे कोई भी यहाँ से लेकर के सीपीआर तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, सिर्फ ऊपर में 20 में आ रहा था। तो इस जगह से लेकर के 24,695 से लेकर के 24,858 तक कोई भी हर्डल नहीं था बीच में, इसी वजह से प्राइस एक अच्छा खासा मोमेंट दे दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सीपीआर। नेक्स्ट सीपीआर भी थोड़ा सा वाइडर रेंज पे है। S1 प्रीवियस लो और R1 प्रीवियस लो का डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन भी चौड़ा है। प्राइस क्लोज कहाँ हुआ है, सीपीआर के बीचों बीच क्लोज हुआ। और नेक्स्ट सीपीआर कैसा बन रहा है, डिसेंडिंग सीपीआर है। डिसेंडिंग सीपीआर है, लेकिन जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो वी वेब के ऊपर हुई है और सीपीआर के एकदम अंदर हुए, यानी कि पिवोट लाइन के जस्ट ऊपर में क्लोज हुआ है, तो इसके अप साइड में जाने के चांसेस ज्यादा हैं। अब आ जाते हैं, जैसे ही R1 प्रीवियस डे हाई का लेवल ब्रेक होता है, हमको ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा और तुरंत आपको R2 का लेवल मिलेगा, और R2 और R3 के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो हम इसका 50% लेंगे अगर R2 के ऊपर भी प्राइस निकल जाता है। तो आपको दिख रहा है 1 घंटे में नैरो सीपीआर आ रहा है, इसका रेंज थोड़ा सा दूर दूर है, लेकिन हो सकता है इसका प्राइस का मोमेंटम बहुत फास्ट मिले। क्यों मिल सकता है, इसके कुछ रीजंस है, उसको हम धीरे धीरे करके देख लेते हैं। TCS जो सबसे बड़ी कंपनी है आईटी की, उसमें भी नैरोएस्ट सीपीआर बन रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। रिलायंस, इसमें भी नैरोएस्ट सीपीआर बन रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। HDFC बैंक, इसमें भी नैरोएस्ट सीपीआर बन रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये तीनों बहुत बड़ी कंपनी है, अगर इसमें बड़ा बड़ा मूवमेंट आता है तो इसका मतलब ये निफ्टी को ऊपर लेके जाए। सबसे पहला रीजन, तीनों की तीनों नैरोएस्ट सीपीआर में, तो अगला हफ्ता ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है। TCS अपना बॉटम बना रहा है, रिलायंस भी अपने बॉटम पे है और HDFC बैंक थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, तो हो सकता है इसका बुलिश मोमेंटम मिले। दूसरा रीजन, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं निफ्टी में, 24,854 पे चल रहा है प्राइस। हम आ जाते हैं फायर्स के वेब टर्मिनल, यहाँ हम ऑप्शन चेन में आते हैं। आप कॉल साइड में देखेंगे तो देखिए 25,000 का जो लेवल है एनालिसिस पार्ट में शॉर्ट कवर होके रखा है, इसका मतलब वहां से सेलर हट चुके हैं। 25,000 पे अब रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ से सेलर निकल चुके हैं। तो जैसे ही ये R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में प्राइस की क्लोजिंग हो जाएगी तो तुरंत R2 लेवल मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल भी मिलेगा और ऊपर में जो सेलर्स हैं वो चले गए। ठीक, ये दूसरा रीजन है। तो अब देखिए 25,000 पे तो कॉल राइटर शॉर्ट कवर पे हो गए हैं, लेकिन 25,100 पे लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप बिल्कुल नहीं है। तो 25,100 पे भी बाइंग है, लेकिन 25,200 पे शॉर्ट बिल्डअप है। इस जगह पे 25,200 पे शॉर्ट बिल्डअप है, यानी कि यहाँ पे सेलर है। इसका मतलब ये हुआ, अगर R1 प्रीवियस हाई ब्रेक होता है तो R2 लेवल भी चले जाएगा, यानी 25,100 के लेवल पे भी चला जाएगा। और 25,100 ब्रेक होता है तो R2 और R3 के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो हम 25,200 तक का प्राइस को ले लेंगे टारगेट। ठीक है, आप लोग को पहले प्राइस कहाँ पे अटकेगा ये बता देता हूँ। जैसे डेज ओपन का इंडिकेटर हम लगा लेते हैं, ये 17 अक्टूबर का जो डेज ओपन लाइन दिख रहा है आप लोग को 25,000 के आसपास, तो ये वाला जगह पे एक प्रॉफिट बुक कर लेना है छोटा सा, है ना। R1 के ऊपर निकलेगा तो R2 लेवल तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे आता है ना, एक तो प्रॉफिट बुक कर लेना, थोड़ा सा वापस आकर रिटर्न लेगा, फिर से आप R2 लेवल के लिए ट्रेड प्लान कर लीजिएगा। देखिए क्लियरिटी तो है कि R1 ब्रेक होगा तो R2 चला ही जाएगा। आप चाहें तो पोजीशन को होल्ड भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाला जो जगह है, ये वाला पर्टिकुलर जगह, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट एक ठोक ले लेना अगर मिलता है तो। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा, ये जो डेज ओपन का लाइन है इस जगह पे 25,185 के पास आ रहा है और 25,200 के आसपास आ रहा है। तो 25,200 के पहले ही ना, जैसे ही आप
आपको ऑप्शंस में अगर लेवल अचीव होता हुआ दिखता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 25,200 के थोड़ा पहले ही आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसका रेंज बहुत चौड़ा है। मिडल पार्ट से थोड़ा पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। ये हो गया दूसरा क्लैरिटी। तीसरा क्लैरिटी, हम 24,800 का इन द मनी का कॉल लगाता हूँ, 24,800 का कॉल लगाते हैं। आप देखिए नैरो सीपीआर पे, जब भी नैरो सीपीआर होता है देखिए कैसा बड़ा मोमेंटम आता है। S2 S1 भी ब्रेक कर दिया था, S2 भी ब्रेक कर दिया था। वैसे यहाँ पे भी नैरो सीपीआर आ रहा है, और जैसे ये R1 प्रीवियस हाई ब्रेक होता है आपको R2 R3 R4 मिल सकता है कल, क्योंकि कल अच्छा खासा बाउंस मिल सकता है। नैरो सीपीआर है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो 5 मिनट में भी उसका असर दिखेगा। और ऑप्शन में नैरो सीपीआर, इसका मतलब इसका प्राइस का मोमेंटम बहुत फास्ट रहेगा। लेकिन फिर भी एक सूटेबल प्रॉफिट बुक करने के बाद में ट्रेड छोड़ दीजिएगा, या इंडेक्स को देख करके यहाँ से एग्जिट लीजिएगा। अगर हम पुट साइड में आते हैं, 24,900 का पुट देख लेते हैं, ये वाइडर सीपीआर पे है, तो इसका मोमेंटम उतना खास नहीं रहने वाला। पुट में कॉल में अच्छा है, पुट में उतना खास नहीं है। इसलिए ये तीसरी क्लैरिटी थी जो आप लोग को बताना जरूरी था। इसके बेस पे अच्छा ट्रेड मिल जाएगा कल के दिन में। जैसे R1 प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता है, जैसे प्रीवियस हाई के नीचे उतर जाता है, यानी कि 24,900 के लेवल को पार ही नहीं कर पाता है, नीचे उतर जाता है, तो आप सीपीआर तक के लिए वापस आ जाइएगा। यहाँ पे बीच में कोई हर्डल नहीं है। लेकिन सीपीआर में 3 लाइन आ रही है, तो अपर लाइन पे जैसी आता है आप प्रॉफिट बुक कर लेना एक बार। 24,900 के ऊपर प्राइस बुलिश होने का रीजन ये है कि देखिए 24,900 पे लॉन्ग बिल्डअप होकर के रखा हुआ है ऑलरेडी। और अगर हम इंस्टा ऑप्शन में जाते हैं तो ये चौथी क्लियरिटी दे देता हूँ। ऑप्शन डेटा में आएंगे, बैंक निफ्टी से में आते हैं, वाई स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं। आप देखिए नीचे में ना ये जो रेड रेड दिख रहा है, रेड 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 रेड, ये जो रेड है ये पुट सेलर्स हैं जो कि एक्टिव हो गए हैं। अब ये पुट सेलर्स एक्टिव होते हैं तो मार्केट को सपोर्ट देते हैं। 24,500 में सपोर्ट है, 24,600 पे सपोर्ट है, 24,700 पे भी सपोर्ट है। मतलब ज्यादा है सपोर्ट, क्योंकि ये 24,700 पे पुट राइटर्स ज्यादा है, कॉल राइटर्स कम है। वैसे ही 24,800 पे भी सपोर्ट आ रहा है, 24,900 पे नहीं है, और 25,000 पे भी कॉल राइटर्स ज्यादा है। तो ये तो ओआई था, लेकिन ओआई चेंज में सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है। यहाँ पे सपोर्ट वाले ज्यादा हो गए, पुट राइटर्स ज्यादा हैं, कॉल राइटर्स कम हो गए। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट में बुल रन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो 24,900 का जो लेवल अगर ब्रेक होता है ना, तो आप डाउन साइड के लिए सीपीआर तक के लिए ट्रेड बिंदास बना सकते। 24,900 के बाद ना थोड़ा वीक हो गया है, कॉल राइटर्स वीक हो गए हैं, लेकिन पुट राइटर्स लोग अच्छे खासे स्ट्रांग है। तो ये ओआई डेटा ना चेंज होता रहता है, तो जैसे प्राइस एक्शन वर्क करेगा उसके हिसाब से इसमें मूवमेंट दिखेगा। तो हम अल्टीमेटली प्राइस एक्शन को ही देखने वाले हैं। सीपीआर पे जो प्राइस एक्शन है, कैंडल के जैसे जैसे बनेंगे उस हिसाब से हमको रिएक्ट करना है। प्रीवियस हाई ब्रेक होता है नीचे की तरफ, हम सीपीआर तक के लिए ट्रेड बना लेंगे, और जैसे R1 प्रीवियस हाई ब्रेक होता है हम अपसाइड के लिए ट्रेड बना लेंगे। ये सिंपल चीज रखना है अपने को। डेज ओपन के ऊपर, वी वैप के ऊपर और 20 EMA के ऊपर ही ट्रेड बनाना है।